अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज और आज की मार्केट एक्टिविटीज का जायजा। विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 335 पॉइंट्स, बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज होता है आज 37,982 के लेवल पे। 37,982 का आज का लेवल क्लोजिंग का। कुल 349 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 250 कंपनीज आज पॉजिटिव, जबकि 89 कंपनी 89 कंपनीज आज नेगेटिव साइड पे क्लोज हुई। 10 कंपनीज के शेयर्स आज बगैर किसी तब्दीली के बंद हुए। इस तरह एक्सचेंज का वॉल्यूम आज 308 मिलियन शेयर्स था, लगभग 30 करोड़ 80 लाख शेयर्स का आज कारोबार हुआ, जिसकी वैल्यू 11 बिलियन रुपीस रही। दूसरी जानब ब्रिंडेक्स 100 का जायजा लेंगे। KHI स्टॉक्स में ब्रिंडेक्स 100 यहां तकरीबन 33 पॉइंट्स का इजाफा और 3,992.9 ऑलमोस्ट 3,993 पे आके ब्रिंडेक्स 100 आज क्लोज हुआ और यहां पे भी वॉल्यूम तकरीबन 210 मिलियन शेयर्स रहा। ज़ाहिर के स्टॉक मार्केट पिछले 2 दिन में हमने देखा कि थोड़ी बहुत इसमें रिकवरी आई, थोड़ी बहुत बेहतरी आई वज़ीर ख़जाना के स्टेटमेंट के बाद। ये स्टेटमेंट क्या है और किस हद तक मार्केट में इस वक्त कंफ्यूजन के जो बादल हैं वो क्लियर हुए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलेंगे आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज की तरफ। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि गुज़श्ता माली साल पावर सेक्टर की बिलिंग और रिकवरी गैप 97% वसी हो गया। बिलिंग और कलेक्शन के दरमियान फर्क 58 अरब रुपए से बढ़कर 114 अरब रुपए तक पहुंच गया। सर्कुलर डेट में इजाफे की अहम वजह बिलिंग रिकवरी न होना भी है। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ डिस्कोस बशमूल लेस्को, गैपको, ISCO, मैस्को, हेस्को और क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की रिकवरी में कमी, जबकि फैसलाबाद और पेशावर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की रिकवरी कदरे बेहतर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फोन कंपनीज को पोस्ट पेड बिल्स पर भी टैक्स कटौती से रोक दिया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बैलेंस रीलोड पर सर्विस चार्जेस कटौती पर सो मोटो एक्शन लिया था। केस की समाअत पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कहा कि मजदूरों से 100 रुपए की बैलेंस पर टैक्स वसूल करना मुनासिब नहीं। वाज़ेह रहे कि 100 रुपए के प्रीपेड मोबाइल कार्ड पर 19 रुपए 50 पैसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, 12 रुपए 50 पैसे विदहोल्डिंग टैक्स और 10 रुपए सर्विस चार्जेस के नाम पर कटौती की जा रही थी। और चेयरमैन नेपरा ब्रिगेडियर तारिक सदुज़ई रिटायर्ड ने काबीना की कायमा कमेटी को बताया कि 5% बिजली चोरी की कीमत भी उन सार्फिन से वसूल की जा रही है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं। चेयरमैन नेपरा का कहना है कि मजमूई तौर पर 18% खसारा है, जिसमें 13% टेक्निकल लाइन लॉसेस और 5% बिजली चोरी होती है। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमत चोरी शुदा बिजली का बोझ आम सार्फिन पर डाल रहे हैं। 10 लाख सार्फिन 400 अरब रुपए के डिफॉल्टर हैं, जबकि 96 अरब उन सार्फिन पर वाजिबुल अदा हैं जिनके मीटर्स मुनक़ता हो चुके हैं। और अब बढ़ते हैं मुल्क की मजमूई मईशत की जानिब और ज़ाहिर है कि एक सेगमेंट उसका स्टॉक मार्केट है, उसके ऊपर भी आएंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में आरिफ हबीब साहब ने। आप चेयरमैन हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमें ज्वाइन करने का। मुल्क की मजमूई मईशत इस वक्त क्या खदोखाल नज़र आ रहे हैं आपका? ज़ाहिर है कि IMF के पास आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? पहले ये बात होती है कि जा रहे हैं, फिर एक स्टेटमेंट होता है कि शायद नहीं जा रहे हैं, तो कुछ इबहाम है। ये इबहाम जो है ये कितना पेनफुल है पूरी इकॉनमी के लिए आरिफ साहब? आई थिंक देखिए, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज गिरते हुए रिजर्व्स जो है वो एक बड़ा मसला है। और उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिनमें एक ऑप्शन जो है वो IMF की तरफ जाना है। IMF प्रोग्राम जो है वो लेना है। फिर इसके बाद फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जो है वो उनकी इंगेजमेंट गवर्नमेंट की जो है वो चल रही है। तो उसमें चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, उनके साथ भी इंगेजमेंट जो है वो उनकी चल रही है। और IMF के साथ जो एक उसूली फैसला तो जो है वो हो गया है कि IMF के साथ जो है वो नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगे। 7 नवंबर को IMF का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा और वो जो है डायलॉग जो है गवर्नमेंट के साथ होंगे। डेफिनेटली ये जो स्टेटमेंट आते हैं कि मुमकिन है कि हम ना जाएं, वो इस पर आई थिंक वो बताने के लिए है कि अगर वो उनके टर्म्स जो हैं वो स्ट्रिंजेंट हुए
तो हम फिर ये है कि दूसरे ऑप्शंस जो है वो अपने हाथ में रखते हैं, और अगर वो दूसरे ऑप्शन जो है वो हमें हमारी ज़रूरियात को पूरा कर देते हैं तो फिर IMF के जो है वो स्ट्रिंजेंट कंडीशनलिटीज़ के साथ प्रोग्राम जो है वो न लिया जाए। अब ये लोगों को पता है कि अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि IMF प्रोग्राम जो है वो नागुज़ीर है, क्योंकि IMF प्रोग्राम तो नागुज़ीर है, लेकिन एक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हमारी इंडस्ट्री जो है वो कितना बर्दाश्त कर सकती है। ज़ाहिर है कि IMF की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपको फिस्कल टाइटनिंग की तरफ जाना पड़ेगा, मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। आपके पॉलिसी रेट इस वक्त जो जनवरी में 2.75 3% थे, इस वक्त वो 8.5% पे हैं। इन्फ्लेशन आपका जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है, IMF जो है वो 15 और 14% की बात कर रहा है, शरह सूद 14-15% की बात कर रही है। तो कितना स्पेस निकलेगा फिर ग्रोथ साइड पे, क्योंकि खान साहब के आज़म तो बहुत बड़े बड़े हैं, 50 लाख मकान भी देने और 10 लाख जॉब क्रिएशन भी देनी है, जिसकी वजह आपको GDP साइज अपनी जो GDP ग्रोथ है वो 8% पे रखनी होगी। अभी तो 3-4% की बात हो रही है। सर देखिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा IMF प्रोग्राम में जो है वो डिसिप्लिन रहता है और अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप शौकत अजीज़ का टेन्योर देख लें, उसमें भी जब IMF प्रोग्राम था तो वो अच्छा चल रहे थे, IMF प्रोग्राम से बाहर निकले उसके बाद जो है वो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी का रिजीम था उसमें भी ऐसा ही हुआ, और अभी हम पिछला PMLN का जो रिजीम डार साहब जिसको हेड करते थे उसमें भी जब तक हम IMF प्रोग्राम में थे हमें स्टेबलाइजेशन जो है वो अचीव हुई और इम्प्रूवमेंट हुई, और आपने देखा कि मार्केट भी उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही थी। लेकिन आप इस हद तक ठीक हैं कि अगर IMF के साथ प्रोग्राम करने में ऐसे जो है वो टफ टारगेट्स जो है वो नेगोशिएट हो जाते हैं तो फिर डेफिनेटली ग्रोथ को अफेक्ट होगा। जब ग्रोथ को अफेक्ट होगा तो जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन ये है कि हमारी हिस्ट्री कुछ इस तरह की रही है कि जब भी हम IMF प्रोग्राम के बाहर होते हैं हम जो है वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये कि IMF एक कंडीशन ये भी होती है कि आप सेंट्रल बैंक जो है वो आपको नोट छाप के नहीं देगा पूरे 4-5 साल। जो आप नहीं छापते उसके बाद जैसे ही आप IMF प्रोग्राम से निकलते हैं उसके बाद धनाधन जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरिंग हो जाती है गवर्नमेंट्स की, बजाय इसकी कि उल्टा रिटायर करना चाहिए। तो ये फिस्कल डिसिप्लिन 7 दिहाइयां हो चुकी हैं, हम नहीं कर पा रहे, यानी डंडे के जोर पर हमारी मैशत जो है वो सही चल रही है, अदरवाइज हम फिर अचीवमेंट क्या हुई आरिफ साहब? जी नहीं, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है कि हम एट आवर ओन जो है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या अदरवाइज भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस चीज़ में जो है वो नाकाम रही है। तो लिहाजा जो है वो अगर जब तक के पाकिस्तानी लीडरशिप ये सीखेगी नहीं डिसिप्लिन को, और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल में रखें और हम जो है अपने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को भी जो है वो कंट्रोल में रखें, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस की जो है वो टारगेट करना चाहिए। और उसके भी जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को जो है पे साइमल्टेनियसली काम करना चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल जो है हम ये IMF के जो है वो प्रोग्रामों से फिर बाहर निकलें। ठीक, आरिफ हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि इस वक्त इकॉनमी की जो है और किस डगर पे है, किस नहज पे हैं, क्या सिमत है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के हवाले से और इस वक्त चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप जनाब आरिफ हबीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, हमेशा हमारी यहाँ बात हुई इंपोर्ट सब्सटीट्यूट पॉलिसी की, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट को कर्टेल करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए हमने कितनी ड्यूटीज भी बढ़ा दी कि किसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड जो है वो कर्टेल हो। इसी उसमें डॉलर भी इंतहाई महंगा हो गया, लेकिन वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो शायद नहीं मिलते। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की क्यों नहीं बात करते सर? आई थिंक दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। मैं दरअसल जो है वो इंपोर्ट के कम करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो हमें एक रेवेन्यू जो है वो 40% एवरेज का रेवेन्यू जो है वो देते हैं। तो हुकूमत क्या करती है, हुकूमत जो है वो रुपए के अगेंस्ट डॉलर देती है, उसके अगेंस्ट लोग जो इंपोर्ट करते हैं और उस पर जो है वो टैक्सेस देते हैं।
ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रायोरिटी के जो इंपोर्ट्स नहीं हैं उसके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा रखे, और जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उनको ड्यूटी फ्री रखे या कम ड्यूटी रखे, क्योंकि बहुत सारे रॉ मटेरियल जो है वो हमारे एक्सपोर्ट गुड्स बनाने में भी जो है वो काम आते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ही इंपोर्ट बेस्ड हैं जी। उसमें ये सूरत हाल है। उसमें एक तो ये है उसमें, लेकिन जो ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए देनी चाहिए, और उन एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंपोर्ट पर जो है वो एवरेज 40% ड्यूटी मिलती है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ सब्सिडीज़ भी देनी पड़े तो 10-15% की अगर कोई सब्सिडीज़ हैं जहां अगर वायबल नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, उसका हम पैदावार बढ़ा के और उसको अगर जहां वो वायबल नहीं है तो उनको वायबल करने के लिए अगर सब्सिडीज़ दी जाए, तो मैं ये कहता हूँ कि आप डॉलर देने पर 40% कमाते हैं, तो डॉलर हासिल करने पर अगर 10-15% आप खर्च भी करना पड़े तो वो करना चाहिए। और फोकस ये होना, जाहिर है कि ऐसे में इस जो मुआशी हालात है इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वही इस वक्त डायरेक्शन जो है हमारी बताए ना। ये भी जानना चाहेंगे कि डॉलर रुपये पैरिटी 105 पे डार साहब ने रुका हुआ था, आज 130, 35, 37, 38 भी उसने टच किया। कुछ फायदा हुआ सर इससे हमें? जी मुझे तो वो फ़ायदा नज़र नहीं आता, बल्कि उसके नुकसानात जो हैं वो हैं। ख़ास तौर पे जो ये पॉलिसी के बहुत ज़्यादा जो है वो आप जो है डॉलर्स को डिफेंड करें, ये भी ठीक नहीं है, और तेज़ी से जो है रुपए को डीवैल्यू करना ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बेहतर ये है कि अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो 20-25 साल का अगर आप एवरेज निकालें तो कोई 4% के करीब रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट डीवैल्यू होता है। तो वो बहुत ही ग्रेजुअली 2-2 पैसे 3-3 पैसे करके जो है वो अगर रुपए को जो है वो डिप्रिशिएट किया जाए तो आई थिंक वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ एब्रप्ट जो है वो करने से उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। बहुत महंगाई जो है वो तेज़ हो जाती, महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाता है, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। तो एक पूरा साइकिल जो साइकिल जो है। व्हाट्स योर टेक ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस दैट्स होवरिंग अराउंड $80 पर बैरल, और 4 नवंबर से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ी, हमारी इकॉनमी ज़ाहिर के प्रॉब्लम में आ सकती है इससे। ये आम तासुर तो ये है कि ये ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगी, लेकिन हमारे कुछ लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ये ऑयल प्राइसेस जो है वो गिर जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर ऑयल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती हैं तो पाकिस्तान के जो है करंट अकाउंट पे और प्रेशर आएगा, और अगर कम हो जाएंगी तो वो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। लिहाजा हमारी तो ये दुआ होनी चाहिए कि ये प्राइसेस जो है गिरे। मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो इस बड़ी जो वॉर है इसमें असल चीज के सऊदीया अपना जो है वो टेक बढ़ा दे। फिर दूसरा ये कि जैसे कल स्टॉक पाइल रिजल्ट आए अमेरिका के, वहां सप्लाई थोड़ी ज्यादा थी तो ऑयल जो है वो $2 कम हुआ, तो ऐसी इस बीच में पाकिस्तान के लिए एक स्पेस मिल सकता है। लेकिन सर हमें नून लीग में स्पेस मिला था, नीचे ऑयल प्राइसेस $23 पर बैरल तक नीचे आ गई थी, हमने क्या किया? डेफिनेटली वो चूंकि उससे सारे का सारा उन्होंने पास ऑन कर दिया था प्राइसेस के अंदर, तो कई एक ममालिक ने ये किया था कि उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत ने खुद रख लिया था, तो उस वो ज़्यादा जो है वो बेहतर होता बनिस्बत इसके कि सारे का सारा उन्होंने जो है वो पास ऑन कर दिया। बेसिकली वो पॉलिटिकली तो ज़्यादा जो है वो उसको पजीराई मिलती है कि आपने सारी प्राइसेस कम कर दी, लेकिन आई बिलीव कि हमारे ये अच्छा मौका था कि हम अपने फाइनेंसेस को ज़रा हुकूमत की फाइनेंसेस को जो है वो बेहतर कर देते। मतलब हमने हमेशा हमारे यहाँ जो है हमारे जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डिसीजंस उनको पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया गया, चाहे वो अच्छे के हों या बुरे के हों। आरिफ साहब, ऐसा मुमकिन नहीं है कि क्या अगर ऑयल प्राइसेस दोबारा नीचे जाती हैं कभी इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम इसको हेज किया जाए, सरकारी सतह पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसको ऑयल प्राइसेस को हेज करे? दुनिया भर में तो होता है ऐसा। हाँ, बट आई बिलीव पाकिस्तान में ये काम बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए कि जो भी वो डिसीजन लेगा डिसीजन के चांसेस होते हैं कि वो रॉन्ग भी चला जाए, और अगर वो ऐसा डिसीजन लिया और अगर रॉन्ग चला गया तो आई थिंक उसके लिए जो है
ये हमारी जो अकाउंटेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके लिए जो है बहुत बड़े मसाइल खड़े कर सकते हैं। तो इस वजह से कभी ये समझा भी जाता है कि हाँ ये अब मौका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिसीजन मेकर ये फैसला करने से जो है वो आप समझते हैं कि इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा रूम निकलना चाहिए, इसको डिस्कशन इसके ऊपर होना चाहिए? आई थिंक ये जो कमर्शियल प्रिंसिपल्स तो ये कहते हैं कि आप जो है वो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस किस्म के काम वो करते हैं, बट वो उसकी जिम्मेदार जो है वो खुद होते हैं और उनको इन ऐसे फैसलों के ऊपर जो है वो जेलों में नहीं डाला जाता। ठीक है, बहुत बहुत वाज़ेह आपका एक मैसेज इस वक्त यहाँ पे हमें मिला। नाउ स्टॉक मार्केट को क्या हो गया सर? डीम्यूचुअलाइज हुई आपकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं तीनों मिलके एक नेशनल एक्सचेंज बन गई, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी आ गया, ये ख्याल था कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, आज तो कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में। जी, आई थिंक अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है वो कुछ नहीं हुआ। ख़ास तौर पे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस डेवलपमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में जो है वो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, उसकी मार्केटिंग जो है वो एग्रेसिवली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए जो है वो कन्विंस किया जाएगा। बट ये चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आती, जो लैग करती हैं आई थिंक मैनेजमेंट की तरफ से। उस डायरेक्शन में जो है वो तेजी से काम करने की जरूरत है, स्टॉक डायरेक्शन में बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। और डायरेक्ट एसएससीपी अगर कहीं पे वो बहुत ज्यादा रेगुलेशन है, स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन है, कहीं दम घुटता महसूस हो रहा है तो वो भी गालिबन उसमें थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक थे। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तो देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।